Example number 8. Using Stokes theorem, evaluate the line integral where C is the boundary of the triangle with vertices at 2, 0, 0, 0, 3, 0 and 0, 0, 6. हमें स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करके इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालनी है किसी कर्व C के ओर, और वो C कर्व है वो कैसे बनेगी, इन ट्राइंगल का जो भी सरफेस होगा उस सरफेस की जो भी बाउंड्री होगी उससे कर्व C बनेगी। तो हम ये इससे एक ट्राइंगल बनाते हैं। स्पेस के अंदर हम ये तीनों के तीनों पॉइंट्स प्लॉट करते हैं। 2, 0, 0, 2, 0, 0 एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा, 0, 3, 0 वाई एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा, 0, 0, 6 जेड एक्सिस के ऊपर पॉइंट होगा। तो हमें एक ट्राइंगल मिल जाएगा, और इस ट्राइंगल की जो ये बाउंड्री है वो कर्व सी होगी, और ये जो सरफेस है वो सरफेस होगा। अब इस सरफेस की इक्वेशन क्या होगी, एक हमने 12th के अंदर पढ़ी थी इंटरसेप्ट फॉर्म, कि अगर कोई भी प्लेन है वो एक्स एक्सिस को ए पे कट करता है, वाई एक्सिस को बी पे कट करता है और जेड एक्सिस को सी पे कट करता है, तो उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म हुआ करती थी एक्स अपॉन में ए प्लस वाई अपॉन में बी प्लस जेड अपॉन में सी इक्वल टू 1। तो यहाँ जो इंटरसेप्ट है एक्स एक्सिस के ऊपर 2 है, वाई एक्सिस के ऊपर 3 है और जेड एक्सिस के ऊपर 6 है। तो इक्वेशन ऑफ दिस ट्राइंगुलर प्लेन वो हो जाएगी एक्स अपॉन में 2 प्लस वाई अपॉन में 3 प्लस जेड अपॉन में 6 इक्वल टू 1। जब एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो सरफेस की इक्वेशन आ जाएगी 3x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। ये सरफेस की इक्वेशन आ गई। बट हमें इस लाइन इंटीग्रल को स्टोक्स थ्योरम का यूज करके करना है। स्टोक्स थ्योरम में हम क्या कर सकते हैं, लाइन इंटीग्रल को किसके फॉर्म में लिखते हैं, सरफेस इंटीग्रल की फॉर्म में। सरफेस इंटीग्रल की फॉर्म में लिखते हैं तो हमें नॉर्मल सरफेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब ये जो बॉडी है या जो सरफेस है वो 3 डायमेंशनल है, तो इसके लिए हमें इसकी प्रोजेक्शन डालनी पड़ेगी किसी न किसी एक सरफेस पे, सॉरी किसी ना किसी एक प्लेन में, या तो एक्स वाई प्लेन में या वाई जेड या जेड एक्स, तीनों में से कोई भी एक प्लेन चूज कर लेंगे हम, और उसके ऊपर हम क्या डालेंगे, उस सरफेस की प्रोजेक्शन डालेंगे इस सरफेस की। तो ज़रूरी नहीं है कि इसके अंदर अगर आप एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन डाल रहे हो तो आप वाई जेड के ऊपर नहीं डाल सकते, किसी भी प्लेन के ऊपर डाल सकते हैं। तो इसके अंदर वैसे ज़्यादातर हम एक्स वाई प्लेन के ऊपर डालते हैं, अगर हमें कुछ गिवन नहीं है कि किस पे डालनी है तो हम इसके अंदर एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन डालेंगे। अब एन कैप क्या हुआ करता था, ग्रेडियंट ऑफ एस अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ एस। एस का ग्रेडियंट निकाल लेंगे, मतलब एक्स का ये जो सरफेस है इसका एक्स के विद रिस्पेक्ट टू पार्शियल डेरिवेटिव 3 आई कैप, वाई के विद रिस्पेक्ट टू 2 जे कैप, जेड के विद रिस्पेक्ट टू 1 तो के कैप, अपॉन में इसका मैग्नीट्यूड √14 आ जाएगा। तो एन कैप की वैल्यू आ गई इसके अंदर। और डी एस की वैल्यू क्या होगी, एक्स वाई प्लेन के ऊपर अगर हम प्रोजेक्शन डाल रहे हैं तो डी एस की वैल्यू हो जाएगी डी एक्स इंटू में डी वाई अपॉन में एन कैप डॉट के कैप का मैग्नीट्यूड, डी एक्स इंटू में डी वाई एन कैप जो हमने वैल्यू निकाली है उसकी के कैप के साथ जब डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे तो वो वैल्यू आएगी 1 अपॉन में √14, मैग्नीट्यूड भी यही हो जाएगा। तो डी एस की वैल्यू आ जाएगी √14 डी एक्स इंटू में डी वाई। अब हमें निकालनी इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू, तो स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो लाइन इंटीग्रल है वो इक्वल होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल एफ ओवर सरफेस एस। तो कर्ल एफ निकालना पड़ेगा, तो उसके लिए एफ की वैल्यू चाहिएगी। एफ होता है F1 आई कैप प्लस F2 जे कैप प्लस F3 के कैप। F1 की वैल्यू हो जाएगी x प्लस वाई, F2 की वैल्यू हो जाएगी 2x माइनस जेड, F3 की वैल्यू हो जाएगी y प्लस जेड। यहाँ हम कर्ल एफ की वैल्यू निकालते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ आई कैप जे कैप के कैप, कर्ल अपॉन में कर्ल एक्स, कर्ल अपॉन में कर्ल वाई, कर्ल अपॉन में कर्ल जेड, F1 F2 F3। जब इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे तो इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू आएगी 2 आई कैप प्लस के कैप। कर्ल एफ का नॉर्मल कंपोनेंट मीन एन कैप के साथ इसकी डॉट प्रोडक्ट, इसके एन कैप के साथ में जो डॉट प्रोडक्ट करेंगे ये कर्ल एफ हो गया, ये एन कैप हो गया, डॉट प्रोडक्ट करने पे वैल्यू आ जाएगी इसकी 7 अपॉन में √14। तो अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम जो लाइन इंटीग्रल होता है टेंजेंशियल कंपोनेंट का वो इक्वल होता है सरफेस इंटीग्रल ऑफ नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ कर्ल एफ ओवर सरफेस एस। तो हमने वैल्यू निकाली थी कर्ल एफ डॉट एन कैप की 7 अपॉन में √14 और डी एस की वैल्यू हमने निकाली थी, यहाँ डी एस की वैल्यू पुट करेंगे तो डी एस की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ रखेंगे तो 7 अपॉन में √14 इंटू में √14 इंटू में डी एक्स इंटू में डी वाई। अब हमें एक्स और वाई की लिमिट चाहिएगी। हमने जो सरफेस निकाला था वो सरफेस था 3x प्लस 2y प्लस जेड माइनस 6 इक्वल टू 0। अब हमें पता है कि हमने जो प्लेन है वो एक्स वाई प्लेन के ऊपर प्रोजेक्शन डाली है, तो जेड की वैल्यू वहाँ 0 हो जाएगी, तो जेड ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो बच जाएगी इक्वेशन 3x प्लस 2y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3x अपॉन में 2, तो मतलब y की वैल्यू वेरी करेगी 0 से
6 माइनस 3x अपॉन में 2 तक। फिर उसके बाद में हम y की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर देंगे और x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो x की वैल्यू वेरी करेगी 0 से 2, x की वैल्यू वेरी करेगी 0 से 2 और y की वैल्यू वेरी करेगी 0 से 6 माइनस 3x अपॉन में 2। तो ये लिमिट हम यहाँ पुट कर देंगे। ये y की लिमिट हो गई और ये x की लिमिट। हमेशा जो कॉन्स्टेंट लिमिट है वो हम सबसे लास्ट में पुट करेंगे और वेरिएबल वाली पहले। तो 7 √14 से √14 कैंसिल आउट होके 7 बाहर ले लेंगे और 1 का y के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन y लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 3x अपॉन में 2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे x के विद रिस्पेक्ट टू, फिर लिमिट पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 21। तो इस तरीके से हम स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करके इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू निकालेंगे।